हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त हो सभी? चलो तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था परागकोश की संरचना। जब प्रपशु कोशिका में एक परिणत विभाजन होता है तो उसमें स्पष्ट रूप से दो कोशिकाएं बनती है। ऊपर वाली कोशिका जो होती है वो प्राथमिक भित्तीय कोशिका और नीचे वाली कोशिका प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनी थी। प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो थी वो आगे चल करके परागकोश की भित्ति का निर्माण कर रही थी, जिसमें स्पष्ट रूप से 4 स्तर बनते हैं। और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो होती है उसके अंदर समसूत्री विभाजन होते थे, जिससे लघु बीजाणु मात्र कोशिका या बीजाणुजन कोशिकाएं बन रही थी, जो आगे चल करके लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण कर रही थी। तो अपन ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ लिया था? एक परिपक्व परागकोश की संरचना पढ़ी थी। परिपक्व परागकोश की संरचना यानी परागकोश का अनुप्रस्थ काट अपन देखते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से 2 भाग नजर आते हैं। वही 2 भाग जो प्रपशु कोशिका में परिणत विभाजन होने से 2 कोशिकाएं बना रही थी, यानी सबसे बाहर परागकोश की भित्ति और अंदर बीजाणुजन कोशिकाएं। तो परागकोश की भित्ति में पाए जाने वाले 4 स्तरों को अपन ने पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब किया था, यानी उसका वर्णन किया था। एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। एक स्फुटित परागकोश का चित्र, जो सबसे लास्ट में स्फुटित परागकोश का चित्र आपने बनाया था, और उसमें पाए जाने वाले 4 स्तर। तो देखो, परागकोश भित्ति में 4 स्तर के अंदर सबसे बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो कौन कौन से स्तर थे? सबसे बाहर की तरफ बाह्य त्वचा, फिर उसके बाद में दूसरा स्तर अंतस्थीशियम, फिर उसके बाद में तीसरा स्तर मध्य परत, और फिर सबसे आंतरिक और चौथा स्तर था टेपिटम, जो सबसे महत्वपूर्ण स्तर था। सबसे बाहर अपन ने पढ़ा था बाह्य त्वचा वाला स्तर। बाह्य त्वचा एकल कोशिकाओं से बना हुआ एक स्तर होता है, यानी एक कोशिकाओं की बनी हुई परत होती है, जिसकी कोशिकाएं आपस के अंदर जुड़ी हुई रहती है, अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता, और इसका कार्य होता है परागकोश की सुरक्षा करना। उसके बाद में दूसरा स्तर क्या था? अंतस्थीशियम। यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया था मैंने आपको। अंतस्थीशियम का स्तर जो होता है वो भी एकल कोशिकाओं से बना हुआ स्तर है। इस परत के अंदर जो कोशिकाएं जो होती है वो त्रिज्यित रूप से दीर्घित होती है, और इनके जुड़ने वाले स्थान पर यू आकार की रेशेदार पट्टियां बनती है। ये यू आकार की रेशेदार पट्टियां किससे बनती है? अल्फा सेलुलोज, यानी जो त्रिज्यित रूप से आपस में जुड़ी हुई रहती है वहां पर अल्फा सेलुलोज का जमाव हो जाता है, और अल्फा सेलुलोज के जमाव हो जाने से यहाँ पर यू आकार की रेशेदार पट्टियां बन जाती है। और अपन ने पढ़ा है कि सेलुलोज जल को, नमी को अवशोषित करता है, तो ये फूला हुआ रहता है, यानी इस स्तर की कोशिकाओं की भित्तियां फूली हुई रहती है, और शुष्क परिस्थितियों के अंदर ये तनाव में आ जाती है, क्योंकि जल निकल जाता है, तनाव में आ जाती है, जिससे ऊपर और नीचे दबाव पड़ता है। फलस्वरूप परागकोश की भित्ति जो होती है वो टूट जाती है, यानी परागकोश फट जाता है, जिसके कारण से परागकण बाहर मुक्त होते हैं और परागण की क्रिया होती है। तो परागकोश की भित्ति को फटने के लिए या उसको टूटने के लिए कौन सा स्तर जरूरी है? वो है अंतस्थीशियम। इसके अंदर में मुख्य रूप से अल्फा सेलुलोज के जमाव से यू आकार की रेशेदार पट्टियां पाई जाती है, इस कारण से। फिर उसके बाद में तीसरा स्तर पढ़ा था अपन ने मध्य परत। मध्य परत से कोई विशेष क्वेश्चन नहीं था। मध्य परत जो होता है वो 1 से 3 स्तर का बना होता है, यानी कोशिकाएं 1 से 3 स्तर बनाती है। ये पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती है और मुख्य रूप से भोज्य पदार्थों को संग्रह करके रखती है। फिर सबसे चौथा स्तर, सबसे आंतरिक स्तर, परागकोश भित्ति का सबसे आंतरिक स्तर था टेपिटम, या इसको कहा था पोषूतक। सबसे आंतरिक स्तर है ये, एकल कोशिकाओं से बना हुआ स्तर होता है। ये वाली कोशिकाएं जो होती है वो आकार में बड़ी होती है, सघन जीव द्रव्य युक्त होती है, और प्रारंभिक अवस्था में शुरुआत के अंदर एकल केंद्रक युक्त होती है, यानी एक केंद्रक युक्त होती है, मगर जब परिपक्व हो जाती है तो टेपिटम की कोशिकाएं जो होती है वो बहुकेंद्र की हो जाती है। अब उसके बाद में इस टेपिटम के स्तर का, यानी टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं या पूरे स्तर का क्या कार्य होता है? यहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए थे मैंने आपको। सबसे पहला कार्य बताया था कि परिवर्धनशील परागकणों को पोषण प्रदान करना, क्योंकि परागकण अंदर ही तो है, लघु बीजाणु या परागकण। उन लघु बीजाणुओं को या परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम टेपिटम स्तर करता है, यानी टेपिटम की कोशिकाएं करती है। नंबर 2 बताया था मैंने, टेपिटम की कोशिकाओं के अंदर एक लिपिड प्रकृति का पदार्थ पाया जाता है, जिसको प्रोयूबिस्काय कहते हैं अपन। प्रोयूबिस्काय के चारों तरफ स्पोरोपोलिनिन का जमाव हो जाने से इसका नाम हो जाता है यूबिस्काय, यानी प्रो शब्द हट जाता है, अब इसका नाम हो जाता है यूबिस्काय। स्पोरोपोलिनिन चारों तरफ इकट्ठा होने से इनका नाम यूबिस्काय हो गया है। और ये यूबिस्काय जो होता है इसके चारों तरफ स्पोरोपोलिनिन है,
यही स्पोरोपोलिन यानी यूबिस्काई के अंदर पाए जाने वाला स्पोरोपोलिन आगे चलकर के पराग कणों के बाह्य चोल का निर्माण करता है। एक परिपक्व परागकण को अपन आगे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, आगे आपके समझ में आएगा। परिपक्व परागकण को मैंने चित्र के द्वारा बताया भी था। एक परागकण जो होता है उसमें दो आवरण होते हैं, दो परत होती है। आंतरिक स्तर जो होता है वो इंटाइन यानी अंतःचोल, और बाह्य जो परत होती है, बाह्य स्तर जो होता है वो अलंकृत खुरदरी भित्ति होती है, जिसको एक्साइन या बाह्य चोल कहते हैं। ये बाह्य चोल जो होता है ये स्पोरोपोलिन का बना होता है। स्पोरोपोलिन, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं अपन बात करेंगे। परागकणों का बाह्य चोल स्पोरोपोलिन का बना होता है, और इसका मतलब बाह्य चोल स्पोरोपोलिन का बना है, तो ये स्पोरोपोलिन आया कहां से है? यूबिस्काई से आया है। यूबिस्काई किससे बना है? प्रोयूबिस्काई से। और प्रोयूबिस्काई किसमें है? टेपिटम की कोशिकाओं में। यानी टेपिटम का एक कार्य ये और हो गया है कि परागकणों के बाह्य चोल का निर्माण करना, जो स्पोरोपोलिन का बना होता है। अब क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं? क्वेश्चन इसमें से ये टेपिटम की कोशिकाओं का कार्य देकर के नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिंपल क्वेश्चन तो ये पूछ लिया कि परागकणों का बाह्य चोल किस रासायनिक पदार्थ का बना होता है, तो आंसर हो जाएगा स्पोरोपोलिन का बना होता है। ये स्पोरोपोलिन जो होता है ना, ये बहुत ही एक कठोर रासायनिक पदार्थ है। यानी इसका आसानी से कोई भी एंजाइम, प्राकृतिक रूप से कोई भी एंजाइम जो होते हैं इस स्पोरोपोलिन का अपघटन नहीं कर पाते, इसको तोड़ नहीं पाते हैं, जिसके कारण से परागकण जो होते हैं बहुत लंबे समय तक बिना डिग्रेड हुए ना, बिना अपघटित हुए रह सकते हैं। यानी जीवाश्म के रूप में भी ये रह सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ कठोर आवरण स्पोरोपोलिन का बना हुआ है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि क्या कारण है कि परागकण लंबे समय तक जीवित बने रहते हैं, या लंबे समय तक नष्ट नहीं होते, या जीवाश्म के रूप में संचित रह सकते हैं? तो कारण आपको यही बताना पड़ेगा कि परागकण का बाह्य चोल जो होता है वो स्पोरोपोलिन नामक रासायनिक पदार्थ का बना होता है, जो एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसका प्राकृतिक रूप से कोई भी एंजाइम आसानी से अपघटन नहीं कर पाता। फलस्वरूप परागकण जो होते हैं वो लंबे समय तक जीवित बने रहते हैं, या इनका अपघटन नहीं होता है। एक क्वेश्चन ऐसे आ गया और एक क्वेश्चन ये आ गया, स्पोरोपोलिन का निर्माण या बाह्य चोल का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो आ जाएगा टेपिटम के द्वारा होता है। दो कार्य बता दिए टेपिटम की। इसके बाद में तीसरा कार्य एक और जो इस चैप्टर में आगे भी आएगा, तीसरे चैप्टर में भी आएगा। कुछ परागकण ऐसे होते हैं जिनमें परागण की क्रिया कीटों के द्वारा होती है। कीट जो होते हैं वो अपने साथ इन परागकणों को शरीर से चिपकाते हैं, दूसरे पुष्प के ऊपर जाकर के बैठते हैं तो वहां पर वो झड़ जाते हैं। यानी परागण की क्रिया कीटों के द्वारा होती है। तो कीटों के शरीर से परागकणों को चिपकने के लिए ऐसे परागकण जो कीटों के शरीर से चिपकते हैं, इनके चारों तरफ एक चिपचिपा आवरण पाया जाता है। यानी परागकणों के बाह्य चोल के चारों तरफ भी एक श्लेष्मीय आवरण, एक चिपचिपा आवरण और पाया जाता है, जिसके कारण से ये परागकण कीटों के शरीर से चिपक जाते हैं। और ये चिपचिपा आवरण जो पाया जाता है ना चारों तरफ, इसको बोलते हैं पोलन किट। क्या बोलते हैं? पोलन किट। इस पोलन किट का निर्माण करने के लिए आवश्यक सभी घटक जो होते हैं वो भी टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा ही स्रावित किए जाते हैं। ये तीसरा कार्य हो गया है कि टेपिटम के द्वारा परागकणों में पोलन किट का निर्माण भी किया जाता है। तीन कार्य महत्वपूर्ण, अपनी किताब के अंदर ये तीन कार्य स्पष्ट रूप से दिए हुए हैं। चौथा कार्य एक नोट्स में मैंने आपको भेजा है कि एक हार्मोन होता है ऑक्सिन हार्मोन, जो अपन प्लांट पादप वृद्धि वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑक्सिन हार्मोन, जिसमें ऑक्सिन का एक प्रकार होता है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। उस इंडोल एसिटिक एसिड हार्मोन का संश्लेषण भी किया जाता है कभी कभी टेपिटम के द्वारा। एक अपन एक छोटी सी दो लाइन ये भी लिखी थी कि टेपिटम के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, एक तो स्रावी प्रकार का टेपिटम होता है और एक ग्रंथिल टेपिटम होता है। मुख्य रूप से अधिकांश पादपों में स्रावी प्रकार का टेपिटम पाया जाता है। दोनों में अंतर क्या हो गया कि पोषक पदार्थों को स्राव करेगा, और ग्रंथिल प्रकार के अंदर ये कोशिकाएं अमीबीय प्रकार का, एक तो होता है स्रावी और एक होता है स्रावी या ग्रंथिल बोल सकते हैं, और दूसरा हो गया अमीबीय प्रकार का। अमीबीय प्रकार की टेपिटम की कोशिकाएं जो होती है वो अमीबा के समान कूट पादाप से बनाती है और परागकणों के पास आकर के पोषण प्रदान करती है। तो एक तो स्रावी या ग्रंथिल और दूसरा हो गया अमीबीय। तो अधिकांश पादपों के अंदर स्रावी या ग्रंथिल प्रकार का टेपिटम पाया जाता है। ये बेसिक सी दो लाइनें लिखाई थी, मगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं। परागकणों को पोषण प्रदान करने वाला, स्पोरोपोलिन के निर्माण वाला और पोलन किट के निर्माण वाला, ये तीन टेपिटम के मुख्य कार्य हो गए हैं, जो सबसे आंतरिक परत है। डायग्राम सभी आपको मैंने पिछले वीडियो में बना करके बताए थे और नोट्स के अंदर भेज भी दिए थे। आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं
वो टॉपिक, अगला टॉपिक देखो, पिछले टॉपिक में एक छोटे सा एक वर्ड और रह गया था अपना, परागकोश की संरचना कर रहे थे अपन। परागकोश की संरचना में मुख्य रूप से दो चीजें नजर आ रही थी अपन को। एक तो परागकोश की भित्ति, परागकोश की भित्ति वाला पूरा एक बड़ा कंसेप्ट था, वो अपन ने क्लियर कर लिया। अब दूसरी चीज क्या थी, दो चीजें नजर आ रही थी। परागकोश की भित्ति अंदर क्या थी, बीजाणुजन कोशिकाएं। तो दूसरा टॉपिक अपना आ जाएगा यहाँ पर बीजाणुजन कोशिकाएं, यानी ये उसी टॉपिक का ही छोटा सा बाकी रहा हुआ भाग है कि परागकोश की, एक परिपक्व परागकोश की संरचना में दो भाग स्पष्ट रूप से नजर आते हैं, यानी परागकोश की चारों तरफ की भित्ति के चारों स्तर का वर्णन कर दिया, चित्र बना दिया। और दूसरा होता है बीजाणुजन कोशिकाएं। ये बीजाणुजन कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, अंदर की तरफ पाई जाती है, यानी टेपिटम की भी अंदर की तरफ। ये बीजाणुजन कोशिकाएं किससे बनी है, वही प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन हुआ तो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनी है। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बन गई है बहुत सारी, और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बीजाणुजन कोशिकाएं बोल सकते हैं अपन। इन बीजाणुजन कोशिकाओं में या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में, या इनको पराग मात्र कोशिका भी कह सकते हैं, क्योंकि पराग कणों का निर्माण भी करती है ना ये। तो पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका या बीजाणुजन कोशिकाएं जो होती है, इनमें क्या होता है, अब अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अगुणित कोशिकाएं बनेगी, फलस्वरूप लघु बीजाणु या पराग कणों का निर्माण होता है। ये चार लाइनें अपन को इसके अंदर लिखनी है बीजाणुजन कोशिकाओं में। तो इस प्रकार से अपना एक टॉपिक पूरा होता है कि परागकोश की संरचना में कौन कौन से दो भाग नजर आते हैं, परागकोश भित्ति जिसका पूरा विवरण अपन ने किया, और दूसरा बीजाणुजन कोशिकाएं जिसके बारे में ये दो लाइनें यहाँ पर कर दी। अब आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु जनन, देखो अभी आपने पढ़ा बीजाणुजन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, बीजाणुजन कोशिकाएं जो थी उनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। देखो एक बार पीछे चलता हूं मैं, प्रपशु कोशिका जो थी, ये प्रपशु कोशिका थी, उसके अंदर क्या हुआ, परिणत विभाजन हुआ। ऊपर वाली प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो आगे चल करके परागकोश की भित्ति का निर्माण कर रही थी, इसमें ये चार स्तर बन गए थे, यानी पूरी की पूरी परागकोश की भित्ति है। नीचे वाली ये वाली कोशिका जो थी, ये कोशिका कहलाई थी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। इस कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ, समसूत्रण हुआ, यानी समसूत्री विभाजन हुआ तो क्या बनी, बहुत सारी द्विगुणित कोशिकाएं बन गई है। समसूत्री में समान प्रकार की द्विगुणित कोशिकाएं बनती है, जिसको अपन 2n से दर्शा सकते हैं, द्विगुणित कोशिकाएं। इन कोशिकाओं को क्या कह दिया, MMC यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका या बीजाणुजन कोशिका। ये तो पढ़ा था अपनी बीजाणुजन कोशिका, बीजाणुजन कोशिका। ये बीजाणुजन कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी द्विगुणित है। अब इनके अंदर, सबके अंदर, एक में दर्शा रहा हूं मैं, सबके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी इनमें क्या होगा, अर्धसूत्रण, यानी अर्धसूत्री विभाजन। अब अपन को पता है जब एक द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो चार अगुणित कोशिकाएं बनती है, और ये चार अगुणित कोशिकाएं ही चार लघु बीजाणु या चार परागकण कहलाते हैं। तो एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका या बीजाणुजन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो चार अगुणित कोशिकाएं बनी है, NN दर्शा सकते हैं इसे अपन। कैसे, अगुणित का मतलब NN, ये चार बना दिए मैंने। ये चारों क्या है, ये चारों के चारों लघु बीजाणु है। अब परिभाषा आसानी से समझ में आ जाएगी, पीछे से थोड़ा सा मैंने इसीलिए आपको बताया है कि कैसे कोशिकाओं में विभाजन होता है। तो देखो लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की परिभाषा क्या हो गई है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु निर्माण की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। जनन का मतलब निर्माण होना, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका या बीजाणुजन कोशिका बोल सकते हैं आप। लघु बीजाणु मात्र कोशिका या बीजाणुजन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ये तो हो गई है परिभाषा। इसका मतलब ये हो गया है कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो कितने लघु बीजाणु बने, चार लघु बीजाणु बन गए हैं अपने पास। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन बना करके देते हैं, नीट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि 25 लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं तो कितने लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से 4 बन रहे हैं तो 100 लघु बीजाणु बन जाएंगे। या ये पूछ ले कि 25 बीजाणुजन कोशिकाएं हैं, इनमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कितने परागकणों का निर्माण होगा, तो बात एक ही है, परागकण को लघु बीजाणु भी कहते हैं अपन, और लघु बीजाणु मात्र कोशिका को बीजाणुजन कोशिका भी कहते हैं। तो बीजाणुजन, एक बीजाणुजन कोशिका से 4 परागकण बन रहे हैं तो 25 बीजाणुजन कोशिका से 100 परागकण बन गए।
ऐसे क्वेश्चन भी छोटे छोटे पूछे जाते हैं। तो 1 से 4 बनते हैं क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है। तो ये तो हो गई है अपनी परिभाषा। अब जो 4 बन रहे हैं, यहां पर आपको ध्यान देने की बात यह है कि ये एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका है जो एक द्विगुणित कोशिका है। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्रण, तो 4 जो लघु बीजाणु बनेंगे ना, वो चारों लघु बीजाणु जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ऐसे इस प्रकार से चारों अलग अलग नहीं है, अभी तक 4 तो बने हैं मगर आपस में जुड़े हुए रहते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताया था मैंने आपको, याद आ रहा तो टेपिटम के कार्य में, वो यहां पर आप उसको संबंधित जोड़ सकते हैं। देखिए क्या होता है, ये चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े हुए रहे हैं। जब 4 संरचनाएं, एक जैसी संरचनाएं आपस में जुड़ती है तो अपन इसको चतुष्क बोल सकते हैं। टेट्राड या चतुष्क यानी लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है। चारों आपस में जुड़े हुए हैं, अभी अलग अलग नहीं है, अलग अलग होंगे मगर कैसे होंगे। चारों लघु बीजाणु जो होते हैं वो आपस में एक रासायनिक पदार्थ के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं जिसको बोलते हैं केलोज। क्या बोलते हैं? केलोज। यानी केलोज नामक संरचना से आपस में चारों लघु बीजाणु जुड़े हुए हैं, अभी तक अलग अलग नहीं हुए हैं। तो अपन को तो लघु बीजाणु या परागकण अलग अलग चाहिए। अपन ने चित्र में बनाया था, सब अलग अलग थे एक स्फुटित परागकोश के अंदर। तो इनको अलग अलग करने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसका नाम है केलेज। कौन से एंजाइम की? केलेज नामक एंजाइम जो होता है इस केलोज का अपघटन कर देता है, यानी इसको तोड़ देता है, जिससे ये चारों लघु बीजाणु अलग अलग हो जाएंगे। तो ये केलेज एंजाइम कौन बनाएगा? याद आ रहा होगा आपको, मैंने बताया था कि इस केलेज नामक एंजाइम का निर्माण भी टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। अगला कार्य एक और आ गया है, केलेज का निर्माण। केलेज एक एंजाइम है, इसका निर्माण टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है जो केलोज को तोड़ता है, जिससे लघु बीजाणु चतुष्क से चारों लघु बीजाणु अलग अलग होते हैं। ये एक कार्य महत्वपूर्ण कार्य है, ये और यहाँ पर आ गया है। तो अपने पास लघु बीजाणु जनन से 4 लघु बीजाणु बने हैं। चारों के चारों क्या बने हैं? चतुष्क हैं। चतुष्क में अंदर चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े हुए हैं। ये चतुष्क जो होते हैं ये अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार से बनते हैं। यानी चतुष्क की संरचना जो है ना, देखने पर 4 कैसे जुड़े हुए हैं? चारों जैसे अभी मैंने बताया ऐसे जुड़े हुए हैं, या चतुष्फलकीय संरचना में 3 एक साइड में नजर आते हैं, एक इनके पीछे की तरफ नजर आता है। केमिस्ट्री के अंदर आप इस प्रकार की संरचनाएं पढ़ते हैं, उस प्रकार से 4 जुड़े हुए कैसे हैं, इस प्रकार से चतुष्क के प्रकार बन जाते हैं अपने पास कि चतुष्क के कितने प्रकार होते हैं। तो अगला टॉपिक इसके अंदर लघु बीजाणु जनन में अपन लेते हैं चतुष्क के प्रकार। चतुष्क तो बना है, 4 लघु बीजाणु तो बने हैं, मगर इस चतुष्क की संरचना कैसे होती है, चतुष्क के प्रकार कितने हैं? तो 5 प्रकार के चतुष्क होते हैं। देखिए फटाफट आप। सबसे एक चतुष्फलकीय प्रकार का चतुष्क, चतुष्फलकीय प्रकार का, चतुष्फलकीय प्रकार का चतुष्क जो होता है इसमें 4 लघु बीजाणु जो है वो इस प्रकार की संरचना बनाते हैं, इस प्रकार की, जिसके अंदर 3 लघु बीजाणु एक ही तल में नजर आते हैं और चौथा लघु बीजाणु जस्ट इसके पीछे होता है। केमिस्ट्री में चतुष्फलकीय संरचना आपने कई बार बनाई है। 3 तो एक ही तल में नजर आ रहे हैं, चौथा इनके पीछे है। ऐसी संरचना चतुष्फलकीय संरचना कहलाती है। और इस संरचना में जो लघु बीजाणु चतुष्क है वो किन पादपों में बनता है? अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों के अंदर लघु बीजाणु चतुष्क की संरचना कैसे होती है? चतुष्फलकीय संरचना ही होती है। एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। नंबर 2 चतुष्क का प्रकार होता है समद्विपार्श्विक चतुष्क। समद्विपार्श्विक चतुष्क के अंदर चारों लघु बीजाणु एक ही तल में आसानी से नजर आते हैं। जो अभी बनाए थे ना वो था समद्विपार्श्विक, इसमें चारों लघु बीजाणु एक तल में अपन को नजर आते हैं, ये कहलाता है समद्विपार्श्विक। जो किसमें पाया जाता है? अधिकांश एक बीजपत्री पादपों के अंदर इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। तीसरा प्रकार है क्रोसित। क्रोसित प्रकार का चतुष्क जो होता है वो पहली बात तो एग्जाम्पल किसमें पाया जाता है? मैग्नोलिया, मैग्नोलिया नामक पादप के अंदर इसका एग्जाम्पल है। और इसमें 2-2 लघु बीजाणु एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। 2-2 यानी 4 लघु बीजाणु में से 2-2 एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। ऊपर वाले 2 जो होते हैं वो दिखाई देते हैं, जबकि नीचे वाले तल के अंदर केवल एक दिखाई देता है, एक इनके पीछे आ गया है। तो 4 हो गए, 4 में 2-2 समकोण पर है, ऊपर वाले 2 नजर आते हैं, नीचे वाला एक नजर आता है, एक इनके पीछे छिप गया है। तो ऐसी संरचना कहलाती है क्रोसित, जो किसमें होती है? मैग्नोलिया के अंदर पाई जाती है। चौथा प्रकार का चतुष्क होता है वो होता है टी आकार का। टी आकार का चतुष्क में एग्जाम्पल हो जाएगा एरिस्टोलोकिया। पादप का नाम है एरिस्टोलोकिया में चतुष्क जो होता है वो टी आकार का होता है, जिसके अंदर 4 लघु बीजाणु में से 2 तो एक ही तल के अंदर, यानी 2 तो जो होते हैं वो ऊर्ध्वाधर स्थिति के अंदर है। ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, ऐसे हो गए ऊपर की तरफ। और नीचे वाले 2 जो होते हैं वो अनुप्रस्थ रूप से हैं,
यानी नीचे के जो होते हैं वो अनुप्रस्थ रूप से 2 पाए जाते हैं, ये कहलाता है टी आकार का। यानी यहाँ पर टी की आकृति बन गई ना, उल्टा टी, तो टी आकार का जो चतुष्क होता है वो एरिस्टोलोकिया में पाया जाता है। और 5वां प्रकार का चतुष्क जो है वो रेखिक प्रकार का। रेखिक में ज्यादा कोई दिक्कत ही नहीं है, रेखिक यानी ऐसे लीनियर फॉर्म में चारों लघु बीजाणु इस प्रकार से रेखिक रूप से आपस के अंदर जुड़े रहते हैं, एक ही तल के अंदर इस प्रकार से नजर आते हैं। तो रेखिक प्रकार के चतुष्क होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? हेलोफिला नाम के पादप के अंदर रेखिक प्रकार के चतुष्क पाए जाते हैं। ये आपको 5 प्रकार के चतुष्क और इनके एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं, जिसमें अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में चतुष्फलकीय, अधिकांश एक बीजपत्री पादपों में समद्विपार्श्विक पाए जाते हैं। ये अपवाद स्वरूप एग्जाम्पल अपन ने कर दिए हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा आपका। अब 2 छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें और बनते हैं, फटाफट अपन उनको भी डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक पूरा करते हैं अपन। छोटे छोटे क्वेश्चन क्या बनते हैं? देखो, कुछ पादपों के अंदर परागकण जो होते हैं वो आपस में जुड़ करके एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अंदर दिया हुआ है। ये बोर्ड का जो मॉडल पेपर है ना, सॉरी, उसके अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका नाम है परागपिंड या पोलिनियम। क्वेश्चन सीधा सीधा दिया हुआ है, परागपिंड या पोलिनियम से आप क्या समझते हैं? तो इसमें क्या होता है कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें परागकण जो होते हैं वो आपस में जुड़ करके एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे परागपिंड या पोलिनियम कहते हैं। जैसे आंख जो होता है ना, कैलोट्रोपिस, उसके अंदर संरचना कैसे बनती है कि जैसे ये इधर परागकण जो होते हैं आपस में जुड़ गए हैं और एक संरचना इसी प्रकार से सेम इसी टाइप से एक संरचना और बना ली है। ये चित्र आपको किताब के अंदर मिल जाएगा, नोट्स के अंदर भी भेज दूंगा मैं। ऐसी संरचना बन जाती है कि परागकण चतुष्क में नहीं रहे, परागकण अलग अलग तो हो गए मगर बाद में फिर आपस में जुड़ करके 2 गुच्छे बना लिए, 2 सेम से। इधर परागकण सभी जुड़ गए हैं और इधर परागकण बहुत सारे जुड़ गए, पिंड बना लिया है, 2 पिंड बन गए। एक तो पिंड ये परागकणों का, एक पिंड ये, सभी परागकण आपस में जुड़े हुए हैं ये ऐसे। तो ये विशिष्ट संरचना जो होती है ना, ये क्या कहलाती है? पोलिनियम या परागपिंड। क्या कहलाती है? परागपिंड कहलाती है। किसमें पाई जाती है? एग्जाम्पल क्या करोगे? आंख, जिसका नाम इंग्लिश में होता है कैलोट्रोपिस। आंख जो होता है उसमें परागपिंड या पोलिनियम का निर्माण होता है। एक तो अलग से क्वेश्चन ये ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है इसके अंदर? वो होता है संयुक्त परागकण। क्या होता है? संयुक्त परागकण। यानी संयुक्त परागकण क्या होते हैं, किसमें पाए जाते हैं? संयुक्त परागकण। अब इसमें भी बात ही, परागकण आपस में जुड़ेंगे मगर यहां पर चतुष्क से पहले अलग नहीं हुए थे। सभी परागकणों के यानी लघु बीजाणुओं के चतुष्क आपस में जुड़ गए हैं, चतुष्क से अलग नहीं हुए थे। पोलिनियम में तो चतुष्क से अलग हुए थे, सभी एक एक अलग हो गए थे, फिर आपस में 2 पिंडों में जुड़ गए थे सभी, उसे तो परागपिंड या पोलिनियम कह दिया था। मगर कुछ पादप, एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे ड्रोसेरा और टाइफा। ड्रोसेरा और टाइफा के अंदर बहुत सारे लघु बीजाणु चतुष्क आपस में जुड़ जाते हैं। लघु बीजाणु चतुष्क के आपस में जुड़ गए हैं ऐसे और एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं जिसे बोलते हैं संयुक्त परागकण। तो 2 छोटे छोटे आपको ध्यान रखने हैं, पोलिनियम या परागपिंड। जब परागकण आपस के अंदर जुड़ करके विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं उसे परागपिंड या पोलिनियम कहते हैं, जो किसमें पाया जाता है? आंख में पाया जाता है। और संयुक्त परागकण किसमें पाए जाते हैं? ड्रोसेरा और टाइफा में पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है? बहुत सारे लघु बीजाणु चतुष्क आपस में जुड़ जाते हैं तो संयुक्त परागकण का निर्माण करते हैं, जैसे ड्रोसेरा और टाइफा में। और एक छोटी सी लाइन एक और दी हुई है कि जब एक चतुष्क में एक से ज्यादा परागकण जब उपस्थित हो जाएं, एक चतुष्क में एक से ज्यादा परागकण उपस्थित हो जाए, चतुष्क में 4 है मगर एक से ज्यादा हो जाए, तब उसे बहुबीजाणुता भी कहते हैं। बहुबीजाणुता क्या हो गई है? जब चतुष्क में 4 से ज्यादा हो जाए, चतुष्क में 4 है मगर जब एक चतुष्क में 4 से ज्यादा परागकण या लघु बीजाणु हो जाए तो उसे बहुबीजाणुता कहते हैं। ये तो 3 स्टार लगा के लगेंगे, आपको अलग से याद करने हैं। बाकी ये चतुष्क के प्रकार और लघु बीजाणु जनन वाला टॉपिक अपना पूरा होता है। अगले वीडियो में अपन फिर मिलेंगे। कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप डिस्कशन कर सकते हैं। नोट्स आपके पास प्रॉपर पहुंच रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, नोट्स आप जब लिख रहे हो तो आपको कोई भी वर्ड समझ में नहीं आए, कोई दिक्कत हो, कोई डायग्राम, तो वैसे भी मैं बिल्कुल क्लियर भेज रहा हूँ। कोई भी दिक्कत हो तो आप बुक का सहारा ले सकते हैं, अपनी किताब को सामने रखें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो शब्द जो होता है वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।